माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से समग्र देश को कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने इस देश के 60 करोड़ गरीबों को इस 9 साल में गरीबी से मुक्त करने का बहुत बड़ा यज्ञ शुरू किया है। ये कांग्रेस पार्टी का नारा था, गरीबी हटाओ। उन्होंने गरीबी नहीं हटाई, गरीब को हटाने का काम, गरीबी हटाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के गरीब को बैंक अकाउंट देकर अर्थतंत्र के साथ जोड़ा। नरेंद्र मोदी जी ने हर गरीब को गैस देकर महिलाओं को धुएं से बचाया। मोदी जी ने हर गरीब को शौचालय देकर महिलाओं का सम्मान किया। मोदी जी ने हर गरीब के घर में बिजली पहुंचाकर उसको उजाला देने का काम किया। मोदी जी ने हर गरीब को 5 लाख तक की स्वास्थ्य की सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी। मोदी जी ने हर गरीब को प्रति माह 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देकर उसको कल क्या खाना है इसकी चिंता से मुक्त कर दिया। मोदी जी ने वजीफा बढ़ाकर बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था की और गांव के अंदर सारी सुविधाएं खड़ी। अब जरूरत है उसको रोजगारी देने। माननीय अध्यक्ष जी, जिसके पास पूंजी नहीं है उसको रोजगारी कैसे मिलेगी? उसको रोजगारी मिलने का एकमात्र जरिया है किसानी और कोऑपरेटिव मूवमेंट। और किसानी और कोऑपरेटिव मूवमेंट को ज्यादा स्ट्रेंथी करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने ये सहकारिता आंदोलन की मजबूती के लिए सहकारिता मंत्रालय बना है। माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं जो बिल लेकर इस सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं, इस बिल के बारे में अब मैं बात करना शुरू कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे राज्य में, देश में एक बहुराज्य सहकारी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक केंद्र का विषय है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे देश में एक बहुराज्य सहकारी समिति केंद्र का विषय है। माननीय अध्यक्ष जी, सालों से 97वां संविधान संशोधन अटल जी कर गए थे, मगर किसी ने 97वें संशोधन को लागू नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में पारदर्शिता, जवाबदेही और उसका मुनाफा बढ़े, इसलिए ये बिल को पारित किया है कैबिनेट में, जो आज मैं इस सदन के सामने लेकर आया। माननीय अध्यक्ष जी, जो सहकारी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी विधेयक लेकर मैं आया हूं, इसकी धारा 45A से L वो निर्वाचन सुधारों के लिए। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे यहाँ अक्सर फरियादें होती थी कि सहकारिता में राजनीति हस्तक्षेप होता, सरकार किसी भी दल की हो, मगर राजनीतिक हस्तक्षेप की फरियादें होती थी। अब हम एक 45 और 45A से L तक में एक प्रोविजन लेकर आए हैं, जो चुनाव आयोग बनाने का प्रोविजन है। निर्वाचन प्राधिकरण बनाएगा जो स्वतंत्र रूप से चुनाव करेगा, तो इससे सरकारी दखल कम हो जाएगी। निर्वाचन प्राधिकरण के सभापति की जो शक्तियां हैं वो लगभग चुनाव आयुक्त के समकक्ष कर दी गई है, इससे सरकार का दखल नहीं रहेगा। माननीय अध्यक्ष जी, हमने इसके साथ साथ तय किया है कि बोर्ड की 1/3 संख्या अगर खाली हो जाती है तो फिर से चुनाव करना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष जी, हमने इसके साथ साथ एक सुधार लेकर आए हैं कि बोर्ड की बैठकों में अनुशासन, सहकारी समितियों के कार्यलाप और धारा 50 अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और बोर्ड के सदस्यों को 3
माह के अंदर 3 माह के अंदर एक बोर्ड मीटिंग बुलाने के लिए कंपल्सन करेगा। माननीय अध्यक्ष जी, उपसभापति या सभापति ये बोर्ड नहीं बुलाते हैं तो हमने तय किया है कि सीईओ की जिम्मेदारी होगी कि बोर्ड बुला लें और मीटिंग में नियमित हो जाए। कई बार बहुमत खो देने के स्थिति में कई बार मीटिंग ही नहीं बुलाई जाती। अब ऐसा नहीं कर पाएंगे और सीईओ द्वारा मीटिंग बुलाने के लिए अगर 3 मास में मीटिंग बुलाई है फिर भी 50% सदस्य लीक कर देंगे तो कंपलसरी मीटिंग बुलानी पड़ेगी। माननीय अध्यक्ष जी, सहकारी सोसाइटी के शासन में पारदर्शिता लाने के लिए इक्विटी शेयर धारक को बहुमत का प्रावधान भी हमने स्वीकारा है। सदस्यों में अनुशासन धारा 30 के द्वारा कोई भी सदस्य अगर गैर रीति के कारण निष्कासित हुआ है तो पहले वो फिर से चुनाव लड़ सकता था। अब 3 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाए। माननीय अध्यक्ष जी, हमने इस सहकारी समितियों में एक एससी या एक एसटी और एक महिला इसको रिजर्वेशन देने का काम किया है जिससे एसटी, एससी और महिलाओं का प्रतिनिधित्व इसके अंदर बढ़ेगा। माननीय अध्यक्ष जी, निर्देशक बोर्ड में पारदर्शिता लाने के लिए कंकरेंट ऑडिट की हमने व्यवस्था की है। 500 करोड़ से ज्यादा जिसका टर्नओवर है वो सारी सहकारी समितियों को कंपलसरी कंकरेंट ऑडिटर रखना पड़ेगा और वो ऑडिटर आरबीआई की पैनल से ही रख पाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, विभिन्न संवैधानिक अपेक्षाओं का अनुपालन ना करने के लिए अगर बोर्ड के मेंबर नहीं करते हैं तो धारा 43 से उसको बोर्ड के मेंबर रहने के लिए अयोग्य घोषित करना है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं भी सहकारिता आंदोलन से जुड़ा हुआ हूं। सहकारिता आंदोलन में बहुत सारा आरोप लगता था कि जो लोग सहकारिता समिति चला रहे हैं वही लोग अपने चाचा, मामा, चाचा का बेटा, भाई, साला, साली उसको नौकरी देते थे। अब हमने तय किया है कि कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया में किसी भी ब्लड रिलेशन नहीं, डिस्टेंस रिलेटिव को नौकरी नहीं दी जा पाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, हमने संपरीक्षण और सदाचार और यौन उत्पीड़न के लिए एक कमेटी बनाने का भी प्रावधान किया है। हमने सूचना के अधिकार को भी इसके अंदर शामिल किया है जिससे सूचना अधिकारी की अपॉइंटमेंट। माननीय अध्यक्ष जी, धारा 72(3)A में हमने रिजर्व बैंक के रेगुलर पैनल से ही सादा ऑडिटर और कंकरेंट ऑडिटर को रखने का प्रावधान किया है। माननीय अध्यक्ष जी, हमने पूंजी बढ़ाने के लिए भी कई सारे उपाय किए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे पूरा भरोसा है कि बिल ये सदन के पारित करने के साथ ही देश के सहकारिता आंदोलन में एक नए युग की शुरुआत होगी और बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाले दिनों में होगा। मैं समझ सकता हूं अभी जो नारे लगा रहे हैं उनको ना सहकार में इंटरेस्ट है, ना सहकारिता में इंटरेस्ट, ना दलितों में इंटरेस्ट है, ना महिलाओं के कल्याण में इंटरेस्ट है, तो उनके नारे लगाना बहुत स्वाभाविक है। मगर मैं फिर से कहना चाहता हूं, मैंने आज दोनों सदन के विपक्ष के नेता को पत्र लिखा है कि कितनी भी लंबी चर्चा के लिए मैं तैयार हूं। सरकार को कोई डर नहीं है, चर्चा जिसको करनी है मणिपुर पर वो चर्चा करने है, हमें कुछ छुपाना नहीं है। हमने दोनों विपक्ष के नेताओं को मैंने आज पत्र लिखा है। मैं कहता हूं
जनता आपको देख रही है, चुनाव में जाना है, जनता के खौफ को ध्यान में रखे और मणिपुर जैसे संवेदनशील इश्यू पर चर्चा के लिए उचित माहौल सदन में बनाइए, ऐसी मेरी विनंती है। आपका धन्यवाद।